नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस की एक और बेहतरीन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक आनुवंशिकी और उद्व विकास, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। साथियों, ये काफी गहरा विषय है जेनेटिक्स। जितना इसको समझो उतना इंटरेस्टिंग भी है और आपको याद भी रहेगा। लेकिन जनरल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, ये गारंटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाए। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो सारे कॉन्सेप्ट और इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं कि आपको याद करने में दिक्कत होती है। इसी दिक्कत को कम करने के लिए जो आपके जनरल साइंस के टॉपिक है, उनको एक एक टॉपिक को क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस क्लास को देखें, अच्छे से याद करें। फिर आपके पास जो आपके अपने नोट्स हैं, बुक्स हैं, जिसको आप रिवीजन करना चाहते हैं करें। लेकिन ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको कम से कम अच्छे से याद रखें। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन देखते हैं यहां से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल। दूसरा क्वेश्चन है आनुवंशिक इकाई या जेनेटिक यूनिट। जेनेटिक यूनिट किसे कहेंगे? जीन को। और एक बात आप याद रखें, ये जो जीन है यही किसका निर्धारण करता है? लक्षण का निर्धारण करता है। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कौन करेगा? जीन। और जीन कहां पाया जाता है? जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, उनके ऊपर लोकस है और लोकस पर जीन पाया जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर ये लोकस है और इस लोकस पर जीन पाया जाएगा और जीन निर्धारण करेगा किसका? लक्षण का। क्लियर है? एक ही जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सेम जीन। एक ही जीन के विभिन्न रूप युग्म विकल्पी या एलील कहलाएंगे। बहुत अच्छे से याद कर लें इसे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। और जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें से आपको याद रखना है कि 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम है उन्हें ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम। और एक जोड़ी सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, लिंग निर्धारण करता है, इसलिए इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46, 23 जोड़ी। इसमें से 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र, इन्हें एलोसोम भी कह सकते हैं। देख लीजिए आराम से। आइए आगे बात करते हैं। मेंडल ने मटर के पादप पर प्रयोग किए और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइजम सेटाइवम। और किसी भी वैज्ञानिक नाम में पहला जो शब्द होगा वो जीनस या वंश का और दूसरा जाति का। मेंडल ने मटर पर जब प्रयोग किए, गार्डन पी या उद्यान मटर पर, देखिए पाइजम सेटाइवम, इसमें 7 लक्षण लिए। यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, मेंडल ने कितने लक्षणों पर या मटर के कितने लक्षणों पर अपने प्रयोग किए? तो 7। और लक्षणों की जगह विपर्यासी लक्षण हो, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो तो 14 या 7 जोड़ी। हर जनरल साइंस के क्वेश्चन में यह पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है, बच्चे 7 और 14 में कंफ्यूज रहते हैं। अगर केवल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे यहां मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे पादप की लंबाई एक लक्षण है और इस लक्षण के 2 रूप है, लंबा और बोना। जो प्रभावी है, लंबा है, उसे कैपिटल टी से, जो अप्रभावी है उसे स्मॉल टी से दर्शाते हैं। अब ये दोनों इसके विपर्यासी लक्षण हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए।
हाइट ऑफ प्लांट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और टॉल और ड्वार्फ ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात हो तो 7 जोड़ी या 14। मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार नर होता है, क्योंकि नर विषम युग्मकी होता है। नर में जो शुक्राणु है एक 22+X वाला और एक 22+Y वाला। मादा में अंडाणु एक ही प्रकार के बनते हैं 22+X। अब नर से अगर X गया तो लड़की बनेगी और Y गया तो लड़का बनेगा। क्लियर है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण की जिम्मेदारी नर की है, यह आपको याद रखना है। मेंडल ने मटर के अलावा किस पादप पर अपने प्रयोग किए? हेरेशियम पर। देख लीजिए, जेनेटिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है, बहुत क्लियरिटी के साथ चीजें बता रखी है। अब इतना समय नहीं है कि उन चीजों को फिर से दोबारा अपन बात करें। प्रयास यह है कि एग्जाम का क्वेश्चन इस वीडियो से सॉल्व हो जाए, और ऐसा होगा। अब एग्जाम के बाद ही आपको ट्रस्ट होगा, तब तक एग्जाम निकल चुका होगा। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है। आप आराम से एक एक स्लाइड को ध्यान से पढ़िए। चलिए, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम है, तीनों के नाम आपको याद रखने। देख लीजिए, प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। पहला काम तो है कि मेंडल के 3 नियम आपको याद रखने हैं। हुआ क्या, मेंडल ने अपने प्रयोग आनुवंशिकी के प्रयोग किए और मेंडल को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक, नाम सुन लीजिए आप, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वान सेरमार्क। एक बार और बोल रहा हूं, इस बोर्ड पर लिखीगी प्रत्येक स्लाइड को ध्यान से देखना है, और इन 3 वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने मेंडल के प्रयोगों को दोबारा प्रसिद्धि दिलाई, कार्ल कोरेंस, वॉन सेरमार्क और ह्यूगो डी व्रीज। क्लियर है? कार्ल कोरेंस, वॉन सेरमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के प्रयोगों को दोबारा से दोहराया और मेंडल को दोबारा प्रसिद्धि दी, और फिर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ये 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। युग्मकों की शुद्धता का नियम पृथक्करण का नियम ही। अब क्या है, प्रभाविता का नियम कहता है कि कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है इसका पता करेंगे। पृथक्करण का नियम भी यही है कि युग्मक शुद्ध रूप में रहते हैं, यही है, गैमीट प्योर फॉर्म में रहते हैं। और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम यह है कि एक जीन के युग्म विकल्पी दूसरे जीन के युग्म विकल्पी या एलील से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये 3 नियम। अब यहां से एक तरीका और है, प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है? एकल संकर संकरण पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम किस पर आधारित है? यह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण पर। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पर आधारित है? डाइहाइब्रिड क्रॉस पर। अगर एक लक्षण को लेकर संकरण करवाया जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लक्षण प्रारूप फिनोटाइप सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये फिनोटाइप और जीनोटाइप कौन सी जनरेशन के हैं? F2 जनरेशन के। फिनोटाइप 3:1, जीन प्रारूप जीनोटाइप 1:2:1। वैसे आप सभी जब जनरल साइंस पढ़ते हैं तो 10th क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं, तो आपको अलग से नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा हमने कभी देखा है। डाइहाइब्रिड क्रॉस 2 लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाए
और डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में केवल फिनोटाइप आपको याद रखना है। और फिनोटाइप कितना है? 9:3:3:1। देख लीजिए, दो लक्षणों को लेकर करवाया गया संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस और एक लक्षण को लेकर करवाया गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक और क्वेश्चन है जहां से बार बार इस पैटर्न से क्वेश्चन देखे जाते हैं। कोई अज्ञात पादप है, उसका जीन प्रारूप का पता लगाना है। तो आपको F1 पीढ़ी के पादप का संकरण समयुग्म की अप्रभावी या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराना है। इसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम आएंगे, 1:1। देख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है टेस्ट क्रॉस। अब है जेनेटिक्स के बाद इवोल्यूशन। जेनेटिक्स में मैंने आपको जो फैक्ट्स बताए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से याद रखें। बाकी एक एक हाइब्रिड या संकरण सब कुछ मैंने आपको समझा रखे हैं, और बुक भी आपके पास अवेलेबल है, वहां से भी आप एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी को दोबारा यहां लिखना और सॉल्व करवाना उसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा बात नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो चीजें मैंने यहां पर बताई है वो काफी गहन अध्ययन के बाद बताई है, आपको कम से कम इनको याद रखना है। क्लियर है? देखिए, फिर कई लोगों के मन में चल रहा है कि यहां से नहीं आया तो नहीं आया, तो मैंने पूरा कोर्स जनरल साइंस का आपको बता रखा है। पूरी एक बुक आपके लिए दे रखी है जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करें, उनके बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम में सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में स्टडी के लिए एचजी कॉन्सेप्ट है, हमारा मोटो यही है, आपकी मदद करना है। देखिए, इवोल्यूशन में पहला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। इनकी एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर है? यहीं पर एक बात याद रखना, एक वैज्ञानिक है लेमार्क। इस लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया वो ये था, उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज थ्योरी। उपयोग व अनुपयोग का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। यूज एंड डिसयूज थ्योरी, लेमार्क ने बताया कि उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वंशागति का सिद्धांत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो लक्षण उपार्जित है, एक्वायर्ड है, वो भी अगली पीढ़ी में जाते हैं, ऐसी बात लेमार्क ने कही। और यह भी कहा कि जिन लक्षणों का, जिन अंगों का आप ज्यादा यूज करेंगे वो बड़े हो जाएंगे। जिराफ ने अपनी गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया, उसकी गर्दन बड़ी हो गई। सांपों ने अपने पैरों का इस्तेमाल कम किया तो पैर क्या हो गए? विलुप्त हो गए, ऐसा लेमार्क ने कहा। तो ये भी सीधे क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर गिवन बाय लेमार्क। और एक चीज और बता दूं, नाम आ ही गया है, तो ये जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ये जीव विज्ञान शब्द भी सबसे पहले लेमार्क ने ही दिया था। लिख देता हूं, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले, बायोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दी? लेमार्क ने। और इन्होंने यूज और डिसयूज थ्योरी दी। दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत है। इनमें सर्वमान्य सिद्धांत है रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, केमिकल थ्योरी ऑफ सिंथेसिस। ये सिद्धांत ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया, लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल प्रूव, इस सिद्धांत को किसने किया? एक वैज्ञानिक है स्टेनले मिलर। हेराल्ड यूरे के स्टूडेंट है। हेराल्ड यूरे एक वैज्ञानिक हुए, उनके स्टूडेंट स्टेनले मिलर। इन्होंने प्रायोगिक सत्यापन किया रासायनिक उत्पत्ति के सिद्धांत। स्टेनले मिलर में एक चीज याद रखना, इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, इन तीन गैसों का मिश्रण लिया। इसका अनुपात याद रखना है। याद रखें,
जिसके फॉर्मूले में सम संख्या है, जैसे CH4 4 सम है, हाइड्रोजन 2 सम है, तो उसका अनुपात 2 सम आएगा। और जिसके फॉर्मूले में देखो 3 विषम है तो अनुपात 1 आएगा। क्योंकि एग्जाम में कई बार NH3 इधर आ जाता है, तो बच्चे 2:2:1 याद रखते हैं, NH3 इधर आ जाता है। स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग के दौरान 3 गैसों को कौन से क्रम में, मीथेन का अनुपात 2, हाइड्रोजन का अनुपात 2 और अमोनिया का अनुपात कितना है, 1 होगा। क्लियर है, देख लीजिए। रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत स्टेनले मिलर, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट किया और दिया किसने, ओपेरिन और हेल्डेन ने। जाति किसे कहते हैं, जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में जनन करके अपने जैसी जननक्षम संतान पैदा करने की क्षमता रखता है, जाति कहलाता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके और अपने जैसी कैपेटिव या यूं कह सकते हैं जननक्षम, जो संतान पैदा हो रही है वो भी संतान पैदा करने की क्षमता रखें, तो इसे क्या कहा जाएगा, जाति। और नई जाति निर्माण का जो प्रोसेस है उसे स्पेसिएशन या जाति उद्भवन। अगर जाति का निर्माण ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक पृथक्करण के कारण हुआ है तो एलोपैट्रिक, याद रखना आपको ये। अगर जाति का निर्माण रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से हुआ है, जननीकरण की वजह से हुआ है, तो सिंपैट्रिक। देख लीजिए, ये कोई नेचुरल हैबिटेट था, यहां बीच में कोई अवरोध आ गया, अब इधर के इधर और इधर के इधर दोनों ने नई जाति बना दी, तो यह है एलोपैट्रिक। कोई बैरियर नहीं आया, लेकिन कुछ सदस्य अपना अलग से ग्रुप बना लिए और आपस में ही रिप्रोड्यूस करने लग गए, फिर यहां एक नई जाति बन गई, इसे कहेंगे सिंपैट्रिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कुछ दिनों कुछ सालों का काम नहीं है, लाखों करोड़ों सालों में होने वाली बिल्कुल एकदम स्लो प्रोसेस है। क्लियर है। हमारा उद्व विकास पहले बंदर, बंदर से कपी और कपी से मानव बना है। बंदर अभी भी है, तो फिर कई बार ये दिमाग में आता है कि फिर अब बंदर अभी भी क्या उद्व विकास हो रहा है और मानव बन रहे, तो आपको दिखेंगे नहीं कि एक बंदर है और कल फिर वापस वो ह्यूमन में बन जाए। क्लियर है, तो ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है, लाखों करोड़ों सालों में होती है। ये स्पेसिएशन एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। जीवाश्म फोसिल, देखिए पृथ्वी के अंदर दबे जीवों के मृत और सड़े गले अवशेष फोसिल है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग या फोसिल डेटिंग विधि है। इसमें एक समस्थानिक का उपयोग होता है, कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 एक समस्थानिक है जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। A बराबर Z प्लस N मैंने आपको बता रखा है। जब ये 14 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन, तो C14 में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, अगर ये बात करें इस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में, अवसादी या सेडिमेंट्री या परतदार चट्टानों में। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स, आणविक जातिव्रत किसे कहते हैं, डीएनए की विभिन्नताओं के आधार पर ऊर्ध्व विकासीय अध्ययन, इवोल्यूशनरी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन डीएनए। डीएनए में विभिन्नताओं के आधार पर ऊर्ध्व विकासीय अध्ययन। अब है मानव का उद्गम स्थल अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। होमोजीनस है, वंश है, और सेपियंस हमारी जाति है। अगर बात करें मॉडर्न मैन की हमारी, तो हमारे अंदर जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1450 सीसी होती है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हैं, ए बी और ओ, लेकिन इन चारों का वर्गीकरण हुआ है एंटीजन के आधार पर, और एंटीजन 2 ही है, या तो ए एंटीजन होगा या बी एंटीजन होगा। तो रक्त समूह कितने प्रकार के हैं, 4, लेकिन एंटीजन कितने प्रकार के हैं, 2। अब देखिए ब्लड ग्रुप, एंटीजन 2, फिनोटाइप या लक्षण कितने हैं, 4, ए बी और ओ। जीनोटाइप कितने प्रकार के हैं, 6, क्योंकि ए जो ब्लड ग्रुप है उसमें 2 प्रकार का हो सकता है, दोनों गुणसूत्रों पर ए हो
एक पर ए हो एक पर ओ हो तो भी ए ब्लड ग्रुप, ऐसा ही बी का होगा। दोनों गुणसूत्रों पर बी हो सकता है और एक पर बी और एक पर ओ हो सकता है। देख लीजिए, बाकी ए बी में सिंपल है, एक पर ए और एक पर बी। ओ में भी सिंपल है, एक पर एक ही होगा, दोनों पर कोई भी एंटीजन नहीं। तो टोटल जीनोटाइप देखो, दो दो चार पांच और छह जीनोटाइप हो गए। और फिनोटाइप कितने हैं ब्लड ग्रुप के? चार। और एंटीजन कितने हैं? दो। सीधा आपको याद रखना है, रक्त समूह में प्रतिजन कितने हैं? दो। लक्षण प्रारूप कितने हैं? चार। और जीन प्रारूप कितने हैं? छह। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में क्या होगा? फादर अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मदर अगर नेगेटिव है तो उनका एक ही बच्चा सुरक्षित पैदा होगा। उसके बाद जो बच्चे होंगे वो एंटीबॉडी निर्माण के कारण मां के पेट में ही नष्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो आपको इतना याद रखना है, फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का कारण है आरएच फैक्टर, और आरएच फैक्टर की खोज किसने की? लैंड स्टीनर और वीनर। आरएच फैक्टर जो है वो 417 एमिनो एसिड इसमें पाए जाएंगे, ग्रुप ऑफ 417 एमिनो एसिड। आर एच फैक्टर 5 है, आर एच डी, आर एच ई, आर एच स्मॉल ई, आर एच कैपिटल सी, आर एच स्मॉल सी। लेकिन इन पांच में से आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो केवल आर एच डी की वजह से है। अगर आर एच डी है तो पॉजिटिव, और आर एच डी नहीं है तो क्या होगा? आर एच नेगेटिव। पहली बार ये फैक्टर रीसस बंदर में देखा गया था, वहीं से ये नाम आर एच फैक्टर लिया गया। देखिए, एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन हर बार यही पूछा जाता है, चमगादड़ और पक्षी के पंख आपस में कैसे हैं? इसको समझने के लिए पहले है समजात या होमोलोगस ऑर्गन, दूसरा है एनालोगस या समवर्ती अंग। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग है वो समजात, और ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति अलग अलग और कार्य समान है वो समवर्ती। समजात जो अंग है उनमें हम बात कर सकते हैं मेंढक, छिपकली, पक्षी और मनुष्य के जो अग्रपाद है ये आपस में समजात है। अब क्वेश्चन कैसे भी आए, मेंढक और छिपकली के अग्रपाद समजात है, मेंढक और पक्षी के अग्रपाद समजात है, मेंढक और मनुष्य के अग्रपाद समजात है, छिपकली और मनुष्य के अग्रपाद समजात है। अग्रपाद फोरलिम्स हैंड, और पक्षी के फोरलिम्स पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। ये आपको पता ही है, पक्षियों के जो पंख है वो उनके फोरलिम या अग्रपाद के रूपांतरण है। समृद्धि में ये याद रखना है, चमगादड़ का जो पंख है वो उसकी फिंगर जो है उनके बीच जाल बनने से बना है, और पक्षी का पंख पूरा का पूरा अग्रपाद किसमें बदल गया? फोरलिम पे। पूरा का पूरा अग्रपाद किसमें बदल गया? विंग्स में। तो इनका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन काम सेम है, इसलिए बैट और विंग्स ऑफ बर्ड ये आपस में एनालोगस है। एक चीज और, समजात अंगों के निर्माण को उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग, इसलिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इसे कहा जाता है अपसारी विकास या अपसारी उद्व विकास। यहां पर उत्पत्ति अलग अलग लेकिन काम समान है, इसलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट या अभिसारी विकास। अभिसारी विकास। बहुत अच्छे से ये चीजें आपको देखनी है और याद करनी है। ईआरटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, जेनेटिक्स में एक और पॉइंट है प्रभावी लक्षण। उसमें एक तो आपको याद रखना है कि जिसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाए वो प्रभावी है, और जिसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा जाए वो अप्रभावी है, रेसेसिव है। लेकिन दूसरी मजेदार बात यह है कि जो डोमिनेंट एलील है
वो समयुग्मकी, होमोजाइगस, समयुग्मकी को क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और दूसरा है विषम युग्मकी, हेट्रोजाइगस। दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाएगा। देखिए, जैसे कैपिटल टी ये भी लंबा, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मकी है तब भी लंबा, इसलिए कैपिटल टी को डोमिनेंट कहेंगे। सेम सेम हो तब तो अपना प्रभाव रहेगा, अलग अलग हो, हेट्रोगैमेटिक हो, हेट्रोजाइगस हो, तब अपना प्रभाव दिखाए। कौन है प्रभावी? जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना प्रभाव दिखाए। होमोजाइगस में तो यह भी दिखाता है, लेकिन ये केवल समयुग्म की अवस्था में ही दिखाए। केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना प्रभाव दिखाएगा। देख लीजिए, रिसेसिव जो है, जैसे स्मॉल टी, इसी कंडीशन में ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो डोमिनेंट, और यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो F1 पीडी में दिखाई देते हैं। जो F1 पीडी में प्रकट होते हैं वो प्रभावी है, और जो F1 पीडी में प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी है। ये सभी टर्म क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाएगी। पहले मैंने प्रयास किया था कि 10 ऐसे क्वेश्चन बना दें, लेकिन उससे फिर आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाती और आप याद भी नहीं रख पाते। मैं क्वेश्चन बना देता, 4 ऑप्शन, उसका आंसर बता देता, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। इस पूरी क्लास को आप ध्यान से देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।